जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M1R5 सीरीज में चैप्टर नंबर 9 साइबर सिक्योरिटी की आज है क्लास नंबर 2, जहां पर साइबर सिक्योरिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, एथिकल हैकिंग का प्रारंभिक चरण कौन सा है? द इनिशियल फेज ऑफ एथिकल हैकिंग इज डीएनएस पॉइजनिंग, फूड प्रिंटिंग, एआरपी पॉइजनिंग या ऑप्शन डी। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहाँ पर बात की गई है एथिकल हैकिंग की, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एथिकल हैकिंग क्या होती है। तो एथिकल हैकिंग को हम बोलते हैं व्हाइट हैट हैकिंग। क्या बोलते हैं? व्हाइट हैट हैकिंग के नाम से जानते हैं एथिकल हैकिंग का। यह एक प्रकार का ऐसा एथोराइज एक्सेस है, एक ऐसा प्रयास है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम, एप्लीकेशन या डेटा में कमजोरियों का पता लगाने के लिए जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं उनके द्वारा जो चीज़ें उपयोग की जाती हैं, सेम एथिकल हैकिंग में भी जो हैकर्स हैं उसी को यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं, मीन्स जो दुर्भावनापूर्ण हैकर्स हैं, वो आपको क्षति पहुंचाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो वाइट हैट हैकर्स हैं वो आपके सिस्टम में जो हैकिंग की प्रॉब्लम्स हैं, जो वहाँ पर कमजोरियाँ हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। और ये अनएथोराइज नहीं होता है, ये एथोराइज एक्सेस होता है। मीन्स यहाँ पर हैकर आपसे पूछने के बाद, आपकी परमिशन के बाद ही आपके सिस्टम को एक्सेस करता है और सही करता है। ठीक है, अब इसके बारे में और जान लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन बी, फूड प्रिंटिंग। ठीक है, फूड प्रिंटिंग। फूड प्रिंटिंग क्या होता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फूड प्रिंटिंग एक ऐसी एथोराइज प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है कि जो भी संभावित कमजोरियां हैं उसको पहचानने के लिए एक सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसे ही हम कहते हैं फूड प्रिंटिंग। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस अपनाया जाता है जिससे कि जो भी वहाँ पर उस नेटवर्क में या फिर उस सिस्टम में, उस नेटवर्क में जो भी आपको लगता है कि ये कमजोरियाँ हो सकती हैं, जो वहाँ पर उसके मेजर पीक पॉइंट्स हैं लो वाले, उनको वहाँ से हम डिटेक्ट कर सकते हैं फूड प्रिंटिंग के माध्यम से। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सभी सुरक्षा उपायों को दरकिनार करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम या संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने का एक तरीका है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द बिलो इज अ मेथड ऑफ गेनिंग एक्सेस टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम और एन इंटायर कंप्यूटर सिस्टम वाइल कवरिंग ऑल सिक्योरिटी मेजर्स? बताइए, ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बैकडोर। ठीक है, बैकडोर क्या है? बैकडोर आपका एक प्रकार का मैलवेयर प्रोग्राम है जो सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए जो मानक प्रमाणीकरण तंत्र है उसको बाईपास करता है, बाईपास से उसको निकालता है। मीन्स जो उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका जो मानक है कि वहाँ से ऑथेंटिकेशन है, उसको बाईपास करके वो निकलने का काम करता है। या फिर हम ये कहें कि बैकडोर एक हिडन मेथड को डिफाइन करता है जो नॉर्मल ऑथेंटिकेशंस को बाईपास करने का काम करता है। साइबर सुरक्षा में बैकडोर से तात्पर्य किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या एप्लीकेशन तक सामान्य प्रमाणीकरण और पहुंच नियंत्रण को दरकिनार करने की एक छिपी हुई विधि होती है। दूसरा देखिए, यहाँ पर बात की गई है ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है या किस प्रकार से आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो ट्रोजन हॉर्स आपका एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमारे पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, जो ट्रोजन हॉर्स हैं वो अन्य मैलवेयर की तरह अपने आप को कॉपी नहीं करते हैं, परंतु ये सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। मीन्स जो वायरसेस हैं, वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल आसानी से कर सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स को हम ओनली
ट्रोजन के नाम से भी जानते हैं, ट्रोजन के नाम से भी जानते हैं, जिसको लोग धोखे से डाउनलोड कर लेते हैं और यह सोचते हैं कि ये फाइल सही है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यह लोगों को फंसाने की एक बहुत ही बड़ी ट्रिक होती है। जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि किसी दोस्त की फेसबुक आईडी हैक हो जाती है और उसकी आईडी से मैसेज आते हैं कि इस गेम को डाउनलोड कर लो, ये बहुत बढ़िया गेम है ना। तो ये सभी क्या है, ट्रोजन के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब ट्रोजन क्या क्या कर सकता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रोजन का वर्क क्या है ना। तो ट्रोजन क्या कर सकता है, जो भी आपके सिस्टम की फाइलें हैं, सिस्टम की फाइलों को या जो भी आपका डेटा है उसको डिलीट कर सकता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट उसको चुरा सकता है, आपके सिस्टम को लॉक कर सकता है ना, जो मैलवेयर्स हैं उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकता है। ठीक है, सीडी को, जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है, सिस्टम की स्क्रीन में मैसेज को शो कर सकता है, मीन्स अननेसेसरी के जो मैसेज हैं वो आपके वहाँ पर शो होने लगेंगे, जो प्रोग्राम है उसको बंद कर सकता है। तो ये सब आपके ट्रोजन हार्स कर सकते हैं। आप समझिए तो जिस प्रकार से मछली को पकड़ने के लिए पानी में जाल फेंका जाता है, उसी प्रकार से लोगों के क्रेडिट कार्ड, बैंक की जानकारी, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारियों को चुराने के लिए साइबर अपराधी लोगों के ईमेल, फेसबुक या अन्य कम्युनिकेशन साधनों में से एक लिंक भेजते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है फिशिंग की। तो फिशिंग क्या है, जैसे आप पानी में मछली है उसको पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं, वैसे ही फिशिंग भी क्या है, आपके साथ में मिसकम्युनिकेशन करता है। ठीक है, तो आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि फिशिंग का प्रयोग लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, वे खतरनाक हैकर हैं और उनका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ कमाना है। यहाँ वे किसे संदर्भित कर रहे हैं, वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, एक्टिविटीज़ या ग्रे हैट हैकर्स, बताइए। वो खतरनाक हैकर कौन से हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य है साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ कमाना, मीन्स फाइनेंशियल प्रॉफिट करना, किसका काम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैक हैट हैकर्स। आपके लिए इंपॉर्टेंट है तीनों, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि भाई हैकर्स क्या होते हैं और हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हैकर क्या है, हैकर कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, हैकर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, हैकर क्या है, एक पर्सन ही है। हैकर एक व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर, नेटवर्क, लाइनेक्स, क्रिप्टोग्राफी या अन्य कौशलों से परिचित होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछता है कि हैकर को किन चीज़ों की जानकारी होती है, तो जिसे कंप्यूटर का कीड़ा कह सकते हैं, मीन्स कंप्यूटर के बारे में जो अच्छे तरीके से जानकारी रखे वही चीज़ों को हैक भी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हैकर्स 3 प्रकार के होते हैं, वाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स यहाँ पर लिखा ही है। इसके अलावा वहाँ पर आपका एक ग्रे हैट हैकर्स भी होता है। कौन सा होता है? ग्रे हैट हैकर्स, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ग्रे हैट हैकर्स। अब ये जो हैट हैकर्स, हैट मतलब जानते हैं आप, टोपी होती है ना, तो यहाँ पर जो हैट जो नेम है वो कहाँ दिया गया? तो अमेरिकी जो संस्कृति है वहाँ पर पुरानी जो पश्चिमी फिल्में हैं वहाँ पर जो नायक होते थे, है ना, मीन्स जो हीरो होते थे वो वाइट टोपी, है ना, या हल्के रंग की टोपी पहनते थे, और जो उसका विलेन होता था, विलेन ब्लैक कलर की टोपी पहनता था। इसीलिए उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स नाम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं कि वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं। ठीक है, वाइट हैट हैकर्स नाम से ये सफ़ेद, मतलब जो गलत कार्य को ना करे। तो वाइट हैट हैकर्स को हम एथिकल हैकर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एथिकल हैकर्स के नाम से जानते हैं, जो प्रमाणित हैकर्स होते हैं। कैसे हैकर होते हैं? जो प्रमाणित हैकर्स हैं, जो कोर्स से हैकिंग सीखते हैं, है ना। एक होता है इलीगल पर्सन, और जो वाइट हैट हैकर्स हैं ये लीगल पर्सन से होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे होते हैं, ये हमारे डेटा को, वेबसाइट्स को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो साइबर हमले हैं उसमें वृद्धि के साथ साथ संगठनों और सरकारों को ये समझ में आ गया है कि उन्हें एथिकल हैकर्स की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे डेटाबेस को, हमारे सॉफ्टवेयर को मैलवेयर, फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शंस और जो भी वायरसेस हैं उनसे बचाने का काम करते हैं।
एथिकल हैकर कानूनी हैकर होते हैं, मीन्स ये कोई भी इलीगल वर्क नहीं करते हैं। अब उसके बाद बात आती है ब्लैक हैट हैकर्स की। किसकी बात आती है? ब्लैक हैट हैकर्स की। ये क्या होते हैं? जो बिना यूज़र के, बिना मालिक के परमिशन के सिस्टम में एक्सेस कर जाते हैं, ये सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाते हैं और फिर अवैध रूप से, इलीगल रूप से सिस्टम को हैक करते हैं। और ये अपने कौशल का उपयोग किस लिए करते हैं? लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ब्लैक हैट हैकर्स कार्य करते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पर्सन्स हैं जो बदला लेने के लिए, किसी व्यक्ति से बदला लेने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है ग्रे हैट हैकर्स की। किसकी बात आती है? ग्रे हैट हैकर्स। ये कौन होते हैं इसके बारे में भी जान लीजिए। तो जो ब्लैक हैट हैकर्स और वाइट हैट हैकर्स दोनों का मिक्सचर होता है। कौन सा? ग्रे हैट हैकर्स। ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन होता है। इस प्रकार के हैकर्स जो होते हैं वो मालिक की अनुमति के बिना सिस्टम में कमजोरियां ढूंढ लेते हैं, परंतु यह नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन को जान लेंगे कहाँ पर कोई दिक्कत है, फिर आपको बता भी देंगे कि भाई आपने यहाँ पर ये गलतियाँ की हैं, ऐसे भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है। और कभी भी ये ब्लैक हैट हैकर्स के साथ में इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करते हैं। मीन्स ये समस्याओं को ढूंढते हैं और मालिक को रिपोर्ट करते हैं और कभी कभी उसको ठीक करने के लिए थोड़ी सी राशि का अनुरोध भी करते हैं कि भाई आपकी साइट में, आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है और इसको हम ऐसे सही करेंगे, हमें इतने रुपए का पेमेंट आप पे कर दीजिए। तो वो होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। तो समझ गए होंगे आप कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्किट स्तरीय गेटवे फायरवॉल में निम्नलिखित में से कौन से नुकसान हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दे आर एक्सपेंसिव, they are complex in architecture, they do not filter individual packets, या they are complex to set up। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा they do not filter individual packets। वे जो हैं इंडिविजुअल पैकेट्स को फिल्टर नहीं करते हैं। जो आपका सर्विट लेवल गेटवे है ये आपका एक फायरवॉल का ही प्रकार है और यह सेशन लेयर पर काम करता है। किस पर काम करता है? नोट डाउन कर लीजिएगा, OSI मॉडल की सेशन लेयर पर काम करता है और ये बिल्कुल प्रॉक्सी की तरह काम करता है। किसकी तरह? प्रॉक्सी की तरह कार्य करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक प्रकार के कंप्यूटर खतरे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? Which of the below can be classified as a type of computer threat? DOS attack, phishing, या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बोथ एंड सी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साइबर खतरे के रूप में कौन सा है ये बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका डॉस अटैक ये भी आपका साइबर खतरा ही है, फिशिंग भी आपका साइबर अटैक के अंडर में ही आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है। अब डॉस अटैक क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। डॉस का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे MS डॉस में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस होता है डॉस का फुल फॉर्म। इसका काम क्या होता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक है वहाँ पर ट्रैफिक की बाढ़ ला देता है। मीन्स किसी भी वेबसाइट पर फर्जी का इतना ज़्यादा ट्रैफिक ला देगा कि वह वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, वह वेबसाइट जो नॉर्मल यूज़र है उसको नहीं दिखाई देगी। ठीक है। तो डॉस अटैक का मेन काम यही है, लोगों के लिए संसाधनों को अनुपलब्ध कराना। ये कैसे काम करता है? तो ये क्या करता है? अधिक ट्रैफिक भेज देगा, संसाधनों का अति प्रयोग कर देगा, सेवा में बाधाएं उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक है, समझ गए? जैसे कि कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर इतना ज़्यादा ये HTTP रिक्वेस्ट भेज देगा कि वह वेबसाइट आपकी क्रैश हो जाएगी या फिर उस वेबसाइट की स्पीड है बहुत स्लो हो जाएगी। जैसे आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो कई बार वहाँ पे आता है ना, साइट कैन नॉट बी रीच्ड। इसका मतलब कि वहाँ पर यूजर्स की संख्या अधिक हो गई है जितनी उसकी कैपेसिटी है। या फिर एक ईमेल सर्वर को बड़ी संख्या में ईमेल भेजना जिससे वह नए ईमेल प्राप्त करना बंद कर दे। जैसे मान लीजिए आपकी ईमेल है, उस ईमेल पर इतने अधिक ईमेल भेज दिए जाएं कि आपको जो लीगली ईमेल मिलना है वो मिलना बंद हो जाए।
अब डॉस और DDoS दोनों में अंतर है। DOS और DDoS दोनों में क्या अंतर है ये भी आप समझ लीजिए। जो DDoS है वो डॉस हमले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये तो क्या करता है, सिर्फ ट्रैफिक को बढ़ाता है, लेकिन DDoS जो है वो बहुत सारे स्रोतों से एक साथ में हमला कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, सिस्टम हैकिंग में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है? इन सिस्टम हैकिंग विच ऑफ द बिलो इज द मोस्ट करिकुलर एक्टिविटीज? इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कवरिंग ट्रैक्स, क्रैकिंग पासवर्ड या नन ऑफ द अबव? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रैकिंग पासवर्ड। पासवर्ड को क्रैक करना ये सबसे ज़्यादा मेजर एक्टिविटी के अंडर में आता है। पासवर्ड क्रैकिंग ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसको करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो है पासवर्ड का अनुमान लगाना, उससे भी पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, और दूसरा है एक पासवर्ड क्रैकिंग प्रक्रिया। ठीक है, तो पासवर्ड क्रैकिंग आमतौर पर स्क्रैम्बल किए गए पासवर्ड को रिकवर करने की एक प्रक्रिया को बताता है। इसका उपयोग यूज़र को भूले गए पासवर्ड को वापस प्राप्त करने में मदद भी करता है। इसके अलावा कमज़ोर पासवर्ड जो है उसको पता करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और जो हैकर्स हैं वो इसका उपयोग करते हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं आपके पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स, है ना। 5 कॉमन टेक्निक्स के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन सी हैं जो पासवर्ड को क्रैक करने में करती हैं। पहला है ब्रूट फोर्स टेक्निक, ठीक है। दूसरा है डिक्शनरी, है ना, जैसे जिसे हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश, डिक्शनरी अटैक। तीसरा है कंडीशनल्स स्टफिंग अटैक्स। चौथा है हाइब्रिड अटैक, और पांचवा है रेनबो टेबल अटैक। क्या होता है? रेनबो टेबल अटैक। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 प्रकार की आपके पासवर्ड क्रैकिंग अटैक्स होते हैं। अब नेक्स्ट, जब उपयोगकर्ताओं की संख्या नेटवर्क की क्षमता से अधिक हो जाती है तो नीचे दिए गए नेटवर्क कारकों में कौन सबसे अधिक प्रभावित होता है? When the number of users surpasses the network's capacity, which of the below network factors suffers the most? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये लॉन्गेविटी को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, which of the below cyber security principle states that the security system should be as compact and straightforward as possible? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा सिद्धांत कहता है कि सुरक्षा प्रणाली यथासंभव कॉम्पैक्ट और सीधी होनी चाहिए? ओपन डिज़ाइन, द इकोनॉमी ऑफ द मैकेनिज्म, लीस्ट प्रिविलेंस या फेल सेफ डिफॉल्ट्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सुरक्षा डिज़ाइन के संदर्भ में हम देखें तो जो द इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म वर्ड है, ये सुरक्षा के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल और सबसे कुशल सुरक्षा तंत्र का उपयोग करने के लिए सिद्धांत को संदर्भित करता है। यह क्या करता है? जो भी संभावित कमजोरियां हैं उसको कम करता है ना। मीन्स जो कमजोरियां हैं उनको कम करने का काम करता है, और समग्र सुरक्षा स्थिति में वहाँ पर जो सुधार की संभावनाएं हैं उस सुधार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए ही यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द इकोनॉमी ऑफ द मैकेनिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट, which of the below malware types permits the hacker to access administrative control and do nearly everything he wants with the infected system? निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर प्रकार हैकर्स को प्रशासनिक नियंत्रण तक पहुंचने और संक्रमित सिस्टम के साथ लगभग वह सब कुछ करने की अनुमति देता है जो वह चाहता है? रैट्स, वर्म्स, रूट किट्स या बॉटनेट्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये टॉपिक, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दीजिएगा।
तो यहाँ पर बात की गई है कि कौन सा ऐसा मैलवेयर प्रकार का हैकर है जो प्रशासनिक नियंत्रण तक पहुँचने और संक्रमित सिस्टम के साथ साथ लगभग वह सब कुछ करने की अनुमति देता है जो वह चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रैट्स। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो रैट्स का फुल फॉर्म होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स। क्या होता है? रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स होता है रैट का फुल फॉर्म, ठीक है, जो हैकर को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता है अपने डिवाइसेस के ऊपर। अब यहाँ पर ये क्या है, आपका एक मालवेयर प्रोग्राम है जो अटैकर को इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि आप रिमोट कंट्रोल ले सकते हो, ठीक है, आप रिमोट कंट्रोल प्राप्त करके आप सिस्टम को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर बात की गई है रूट किट्स की। रूट किट्स क्या है, ये भी आपका लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रूट किट आपका एक मैलवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम तक अनएथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने के लिए और अपनी उपस्थिति को छुपाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मीन्स इसका उपयोग करते हैं कंप्यूटर पर अनएथोराइज्ड एक्सेस प्राप्त करना, और ये स्वयं को हाइड भी रखता है। ऐसा नहीं कि सामने से आप कहीं पर उसको पकड़ लें या पा लें, ये स्वयं को वो उपस्थित रहेगा लेकिन अपने आप को छुपाने का भी प्रयास करता है, ठीक है। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, आपकी सिस्टम में जो भी आप काम कर रहे हैं उन फाइलों को, उन प्रक्रियाओं को या संशोधित करने का काम भी करता है। मीन्स उसको वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देगा, डिलीट कर देगा, ये सब काम करता है रूट किट्स, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है बॉटनेट्स की। बॉटनेट्स क्या होती हैं, जो मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्लासेस में कि एक प्रकार के बॉट हुए जो एक प्रकार का आप कह सकते हैं रोबोट टाइप सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हैकर्स द्वारा नियंत्रित कंप्यूटरों या उपकरणों से बना होता है आपका ये बॉट, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों को अंजाम देने के लिए करते हैं, जैसे डेटा चोरी है, स्पैम वितरण है, DDoS हमले हैं, वो बॉटनेट्स की मदद से ही किए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, पहला हैकर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बताइए, पहला हैकर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DEFCON। ये हैकर सम्मेलन में सबसे बड़ा नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट, जब किसी IT उपकरण, सेवा या सिस्टम को सुरक्षा जांच की आवश्यकता होती है तो सुरक्षा परीक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता है। When any IT devices, services or system requires security checks, the term security testing is employed। थ्रेट या सेकेंड ऑप्शन या थर्ड या फिर फोर्थ, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशंस, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, नेटवर्क प्रवाह का विश्लेषण करने और ट्रैफिक की निगरानी करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मैनेज्ड डिटेक्शन एंड रिस्पांस, क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर्स, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, या यहां पर नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं NTA। NTA नेटवर्क ट्रैफिक विश्लेषण, नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी, टेस्टिंग और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है ताकि यह समझा जा सके कि डेटा कैसे चल रहा है। मीन्स डेटा का फ्लो कैसे है, कैसे प्रवाहित होता है, और जो भी संभावित सुरक्षा खतरे हैं, जो प्रदर्शन समस्याएं हैं या असामान्य गतिविधियां हैं, उनको भी पहचाना जा सके। दूसरा यहाँ पर है CASB। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? CASB कहते हैं, अ क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर। एक प्रकार का सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है जो आपका यूज़र और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में इंटरमीडिएटी एक्ट के रूप में काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, देन नेक्स्ट है डॉट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफरिंग इनविजिबिलिटी एंड एन इनकॉग्निटो मोड टू प्रोटेक्ट यूज़र डेटा। डॉट सबसे सुरक्षित लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है जो यूज़र डेटा की सुरक्षा के लिए अदृश्यता और एक गुप्त मोड की पेशकश करता है। फेडोरा,
टेल्स, उबंटू या ओपन SUSE? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेल्स। टेल्स क्या है आपका? टेल्स का फुल फॉर्म है एमनेसिक इनकॉग्निटो लाइव सिस्टम। क्या होता है? एमनेसिक इनकॉग्निटो लाइव सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। मीन्स द एमनेसिक इनकॉग्निटो लाइव सिस्टम एक प्रकार का आपका डेबियन आधारित लाइनस वितरण है जो ... is one of the safest Linux operating system offering invisibility and incognito mode to protect user data. ... सुरक्षित लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है जो यूजर्स डेटा की सुरक्षा के लिए अदृश्यता और एक गुप्त मोड की पेशकश करता है। बताइए फेडोरा, टेल्स, उबंटू या ऑप्शन डी। तो यहां पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टेल्स, है ना, टेल्स। अब टेल्स का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म होता है द एमनेसिक इनकॉग्निटो लाइव सिस्टम, जो आपका एक डेबियन आधारित लाइनक्स वितरण है जो गोपनीयता और गुमनामी पर केंद्रित होता है। यह पूरी तरह से आपका USB ड्राइव के माध्यम से चलता है, USB ड्राइव के माध्यम से चलता है और सभी इंटरनेट कनेक्शनों के लिए टोर नेटवर्क का उपयोग करता है जिससे उच्च स्तर की सुरक्षा और गुमनामी सुनिश्चित होती है। ठीक है, सिस्टम बंद होने पर टेल्स पर जब आप जो कुछ भी करते हैं वह डिलीट हो जाता है, जिससे क्या होता है आपकी गतिविधि को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब नेक्स्ट, ... शब्द स्रोत कोड के ... से सुरक्षा का तात्पर्य केवल अधिकृत व्यक्तियों तक स्रोत कोड तक पहुंच सीमित करना है। द टर्म प्रोटेक्शन फ्रॉम ... ऑफ सोर्स कोड refers to limiting access to the source code to just authorized individuals. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, ... are programs or procedures that enable hacker to maintain control of a computer system. निम्न में से ऐसा कौन है जो प्रोग्राम या प्रक्रियाएं हैं जो हैकर्स को कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम करती हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्लॉइट। क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉइट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं? साइबर सुरक्षा में, साइबर सिक्योरिटी में यह एक विधि है या फिर कोड का वह पार्ट है जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर या नेटवर्क की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने या नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है वार्म्स। वार्म्स क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। तो वार्म्स आपका एक प्रकार का मैलवेयर सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को दोहराता है। क्या करता है? अपने आप को दोहराता है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है और पूरे नेटवर्क में फैलने का काम करता है। मीन्स यह एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम है जो किसी भी अन्य प्रोग्राम या फाइल से जुड़ने की आवश्यकता नहीं रखता है और अपने आप को ये कॉपी करके पूरे सिस्टम में फैलाने का काम करता है। ठीक है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स एज अ सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स या ऑल ऑफ दी मेंशंस। मीन्स साइबर सिक्योरिटी मैलवेयर से सुरक्षा प्रोवाइड करती है, साइबर टेररिस्ट से सुरक्षा प्रोवाइड करती है और साइबर अटैक्स से सुरक्षा प्रोवाइड करती है। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को जो भी डिजिटल अटैक्स हैं, जो भी डिजिटल चोरियां हैं या नुकसान हैं, उन सभी से बचाने का एक तरीका है जो हमारे सिस्टम को बचाने का प्रयास करता है। ठीक है,
साइबर सुरक्षा के लिए हमें फायरवॉल का यूज़, इनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, एंटीवायरस, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं की मदद से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा, आप जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कितने प्रकार की होती हैं। तो क्लाउड सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी, ये मेन पॉइंट्स हैं साइबर सिक्योरिटी के हैं, मीन्स मेन टाइप्स हैं साइबर सिक्योरिटी के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशंस, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जो है वो हमें इन सभी चीज़ों से सुरक्षा उपलब्ध कराने का काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है बताइए। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स क्रिमिनल, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम, या साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स हैकर्स, नन ऑफ द मेंशंस। बताइए, व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स। तो साइबर सिक्योरिटी यहाँ पर देखिए क्रिमिनल को प्रोटेक्ट थोड़ी नहीं करेगी और ना ही हैकर्स को प्रोटेक्ट करेगी। वो प्रोटेक्ट करती है जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम होते हैं, मीन्स जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उन सभी को सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करती है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कंप्रोमाइज साइबर सिक्योरिटी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्रेट। ठीक है, ये थ्रेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, खतरा। खतरा एक संभावित खतरे के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप जो सिक्योरिटी है वो हमारी भंग हो सकती है ना, मीन्स वो ख़त्म हो सकती है, मीन्स सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक्सप्लॉइट क्या होता है, अटैक्स क्या होता है, इनके बारे में प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको डिफाइन करके बता चुका हूं। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा ओ लेवल M1R5 की, वहां पर वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं बताइए। कंप्लायंस, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स, थ्रेट्स प्रिवेंशन, या ऑल ऑफ द अबव। व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन। अनुपालन का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जो यूजर्स की आवश्यकताओं और नियमों को पूरा करता हो। दूसरा, आंतरिक खतरों से बचाव। और तीसरा है खतरे की रोकथाम, मीन्स खतरे का पता लगाना और उन्हें रोकने में सक्षम बनाना। ठीक है, ये सभी क्या हैं, उसके फीचर्स ही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कॉन्फिडेंशियलिटी, या आपका इंटीग्रिटी, या अवेलेबिलिटी, या ऑल ऑफ दी अबव। कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है। इसका मतलब होता है गोपनीयता। गोपनीयता का कार्य संवेदनशील कंपनी की जानकारी को जो अनएथोराइज एक्सेस है वहाँ पर पहुँचने से रोकना, सुरक्षित रखना, मीन्स जो भी सिस्टम है, जो भी कंपनी है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर रखना। ठीक है, और वह डेटा सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई दे जिनके लिए वह एथोराइज है, अदर पर्सन्स उन डेटा को एक्सेस ना कर सके। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, जिसे हिंदी में कहते हैं अखंडता। इसमें क्या होता है, लक्ष्य में डेटा की सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित की जाती है और उसको संरक्षित करने का काम भी शामिल है। और चौथा है एबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता। नेटवर्क सुरक्षा में इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि डेटा, नेटवर्क संसाधन और सेवाएं हमेशा वैलिड यूजर्स के लिए उपलब्ध हों जब भी उन्हें आवश्यकता हो, मीन्स जब भी उन्हें आवश्यकता हो तब वो चीज़ वहाँ पर उपलब्ध हो जाए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का प्रकार है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, डेटाबेस, या अटैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स को शॉर्टकट में बोलते हैं IoT। क्या बोलते हैं? IoT मीन्स जहाँ पर आप देखें कि जो वस्तुएं हैं वो आपकी नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी हैं, वही आपका IoT के अंतर्गत में आता है। मीन्स IoT भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है जो इंटरनेट के माध्यम से अन्य उपकरणों या प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ने और आदान प्रदान करने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रौद्योगिकियों से जुड़ा होता है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि घरों में पानी की टंकियां लगी हुई हैं और जब पानी एक वाटर लेवल के पास जाता है तो वो अलार्म बजाती है ना कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर दें, या फिर जो भी अलार्म आपने सेट किया वो वहाँ पर देती है। तो वो IoT का ही उदाहरण है, वहाँ पर सेंसर लगाया गया है। जैसे आप रोड पर चलते हैं तो हाई स्पीड का चलान ऑटोमेटिक हो जाता है, मीन्स वहाँ पर भी सेंसर्स लगे हुए हैं जो आपकी स्पीड को मेज़र करने का काम कर रहे हैं। और AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसके अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर अटैक्स से मतलब है साइबर सिक्योरिटी में जो अटैक्स है, मीन्स डिजिटल रूप से आपके डेटा को नुकसान पहुँचाने के लिए, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए जो अटैक्स किए जाते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन साइबर हमला का एक प्रकार है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? साइबर हमले का प्रकार कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ साइबर अटैक्स? फिशिंग, SQL इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक या ऑल ऑफ द अबव? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फिशिंग, SQL इंजेक्शंस और पासवर्ड अटैक ये सभी साइबर हमले के ही एक प्रकार हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं भाई फिशिंग क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो फिशिंग क्या है इसके बारे में डिस्कस यहाँ पर करते हैं। फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें धोखेबाजों द्वारा लोगों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक खाता की जानकारी, पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी देने के लिए प्रेरित किया जाता है, यह सोचकर कि वह एक वैध वेबसाइट या सेवा का उपयोग कर रहे हैं। मीन्स फिशिंग में आपको सामने से एक ऐसा फीचर दिया जाएगा, एक ऐसा ऐप दिया जाएगा, एक ऐसी साइट दिया जाएगा कि आपको लगेगा ये बिल्कुल सही है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो, जबकि वो आपकी एक इलीगल वेबसाइट होती है, एक फेक वेबसाइट होती है, और उसी के माध्यम से वहाँ पर आपके डेटा को चुराया जाता है और आपके सिस्टम को एक्सेस किया जाता है। दूसरा है SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शंस क्या होते हैं? ये जो हमलावर हैं, इसके जो अटैकर्स हैं, इसमें SQL सर्वर में दुर्भावनापूर्ण, है ना, मीन्स जो मैलिशियस कोड्स हैं उनको जोड़कर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर वो एक्सेस करने का काम करता है। तीसरा है पासवर्ड अटैक। क्या है? पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक का मतलब है कि जो अटैकर्स हैं वो अनैतिक तरीके से, है ना, अनएथिकली प्रोसीजर के माध्यम से आपके पासवर्ड को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और पासवर्ड प्राप्त करने के बाद आपका जो गोपनीय डेटा है उसको एक्सेस करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट, किस वर्ष में साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया है? इन विच ईयर हैज़ हैकिंग बिकम अ पर्शियल क्राइम एंड अ मैटर ऑफ कॉन्सर्न इन द फील्ड ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी? 1991, 1983, 1970 या 1964? क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1970 में। ठीक है, 1970 में क्या हुआ? 1970 के दशक में हैकरों और साइबर चोरों ने यह पता लगा लिया था कि वायर्ड प्रौद्योगिकियां किस प्रकार से कार्य करती हैं और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्राप्त करने या प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग करने के लिए उनका किस प्रकार हम दुरुपयोग कर सकते हैं। इस बात को जब उन्होंने पता लगा लिया तो ये जो है आपका एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय हैकिंग के क्षेत्र में बन गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, governments hired some highly skilled hackers for providing cyber security for the country or state. These types of hackers are termed as. सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर्स को क्या कहा जाता है?
नेशन ऑब्लिक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, CIA ट्राइड, स्पेशल हैकर्स या गवर्नमेंट हैकर्स। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नेशन ऑब्लिक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। ये क्या होते हैं? ये वे हैकर होते हैं जिन्हें देश को साइबर आतंकवादियों, साइबर अपराधी जो हैं उनसे या अन्य समूहों या व्यक्तियों से बचाने के साथ साथ उनकी योजनाओं, संचार और गतिविधियों को उजागर करने के लिए राष्ट्र या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनको एक भुगतान भी किया जाता है। मीन्स राज्य सरकार उनको रखती हैं ताकि आप उन हमलों से हमको बचाइए और साथ ही साथ जो हमले हो रहे हैं उनको आप बचाने के साथ साथ उजागर भी करिए कि किसने ये हमले किए हैं और किस प्रकार से उसने ये काम किया है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटैक। ठीक है, ऑप्शन बी, अटैक। ठीक, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां पर साइबर अपराधी धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिज़ाइन करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैकिंग अप्रोच वेयर साइबर क्रिमिनल्स डिज़ाइन फेक वेबसाइट्स और पेजेस फॉर ट्रैकिंग और गेनिंग एडिशनल ट्रैफिक? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग। फार्मिंग क्या है? आपका एक ऐसा रणनीति या दृष्टिकोण है जिसका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी वेब पेज या साइट बनाने के लिए किया जाता है ताकि यूजर्स को गुमराह करके उनसे उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको प्राप्त किया जा सके। या फिर हम ये कह सकते हैं कि फार्मिंग ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक रूप है जो यूज़र की जानकारी को चुराने के लिए नकली वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित करता है। ठीक है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका एक सोशल इंजीनियरिंग हमला है। कैसा हमला है? सोशल इंजीनियरिंग हमला है जो फिशिंग के समान होता है। इसमें भ्रामक ईमेल और संदेश पर निर्भर होने के बजाय यूजर्स को दूसरी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। मीन्स ऐसी टेक्निक का उपयोग करते हैं कि यूज़र सही वेबसाइट टाइप करेगा परंतु वह दूसरी जगह पर एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, जैसे आप समझिए कि यूज़र ने एकदम सही वेबसाइट लिखा है, एक सही URL उसने लिखा www.abhayexcel.com। अब इनको जाना था abhayexcel.com को, लेकिन वो ऐसी टेक्निक यूज़ हो जाएगी वहाँ पर कि आप इस वेबसाइट पर ना जाकर एक ऐसी ही वेबसाइट आपको सामने दिखेगी, वहाँ पर आप एक्सेस कर पाएंगे और आपको लगेगा कि सही है और वहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन जैसे ही प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर ये आपकी इन्फॉर्मेशन को ले लेगा और आपको नुकसान पहुँचाने का काम करेगा। अब अगर हमें बचना है, इससे फार्मिंग से बचना है, तो हम क्या करेंगे? तो पहला है कि जो भी अवांछित ईमेल्स हैं, जो भी अवांछित लिंक हैं, उन लिंकों से सावधान रहना है। मीन्स कोई भी अननेसेसरी मेल्स आपको मिल रही हैं तो उनको भी आप बिल्कुल भी ओपन मत करिए। कोई ऐसे लिंक है तो उस पर बिल्कुल भी क्लिक मत करिए। आप जिस भी वेबसाइट पर जा रहे हैं, जिस वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ पर आप ये चीज़ देख लें कि यह वैध एड्रेस है या फिर नहीं, या फिर उसमें पैडलॉक आइकन लगा है या फिर नहीं, जो ये बताता है कि वेबसाइट सिक्योर है या फिर नहीं। मीन्स कहीं पर भी इंफॉर्मेशन पुट करने से पहले आप देख लें कि जो उसका डोमेन नेम है, जो इसका पूरा URL है, वह वैलिड है या फिर नहीं है। ठीक है, दूसरा है DNSSEC का उपयोग करें। यह एक प्रकार का सुरक्षा प्रोटोकॉल है जो DNS कैश पॉइजनिंग हमलों में सुरक्षा में मदद करता है और साथ ही साथ विश्वसनीय DNS सर्वर का उपयोग भी आपको करना चाहिए। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हमले में साइबर अपराधी या पेनिट्रेशन परीक्षक सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करने वाले अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है? बताइए। अ साइबर क्रिमिनल आर penetration testers uses the additional data that scores certain special instruction in the memory for activities to break the system in which of the following attacks: clickjacking,
बफर ओवरफ्लो, फिशिंग या MITM? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बफर ओवरफ्लो। ठीक है, अतिरिक्त डेटा जिसमें कार्यों के लिए मेमोरी में कुछ विशिष्ट निर्देश होते हैं उसको साइबर अपराधी या पेनिट्रेशन टेस्टर द्वारा बफर ओवरफ्लो हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा बफर फ्लो। अब नेक्स्ट, एकाधिक कनेक्टिविटी के लिए एकल प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? व्हाट इज अ सिंगल एंट्रेंस फॉर मल्टीपल कनेक्टिविटीज कार्ड? वेब सर्विसेज, फिशिंग, डायरेक्टरी सर्विस या फिर वार्म्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डायरेक्टरी सर्विस। डायरेक्टरी सर्विस क्या है? डायरेक्टरी सर्विस आपका एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है जो आपके यूजर्स की इंफॉर्मेशन को, जो डिवाइस की इंफॉर्मेशन है या अदर नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, उन सभी को स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि मोबाइल में फ़ोन बुक होता है ना, जिसमें कॉन्टैक्ट बुक में आप क्या है, सभी के नंबर्स को स्टोर करके रखते हो, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में डायरेक्टरी सर्विस जो है वो फ़ोन बुक का काम करती है, सेम टू सेम फ़ोन बुक का काम करती है। अब नेक्स्ट, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई बताइए? MIT से, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से या बेल्स लैब से? MIT। तो राइट आंसर भी क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, MIT। हैकर शब्द की उत्पत्ति MIT से हुई थी, जिसको हम कहते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहीं पर इस शब्द को इन्वेंट किया गया क्योंकि व्यक्ति और अत्यधिक सक्षम पेशेवर विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए कंप्यूटर भाषा का उपयोग करते हैं। इस संदर्भ में गीक्स और नर्ड जैसे लेबल गढ़े गए हैं, उनको खोजा गया है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट स्कैम डन बाई साइबर क्रिमिनल्स वेयर द यूजर इज कन्विंस्ड डिजिटली टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया जाने वाला एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है? MITM अटैक, फिशिंग अटैक, वेबसाइट अटैक या फिर डॉस अटैक? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फिशिंग अटैक, है ना। आपको मैंने बताया था कि जैसे पानी में मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है, वैसे ही फिशिंग अटैक में आपके साथ यह कार्य किया जाता है। आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको चुराने के लिए ऐसा ही किया जाता है। मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसकी आईडी हैक कर ली जाएगी और आईडी हैक करने के बाद आपके पास पर्सनल मैसेज आएंगे कि देखो भाई ये एप्लीकेशन है, इससे बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, यहाँ से हमने बहुत ही अच्छा पैसा कमाया, तुम भी डाउनलोड कर लो और तुम भी यूज़ करो। ऐसे आपके पास मैसेज आएंगे स्पैम में और वो मैसेज आप क्लिक करेंगे, जैसे इंस्टॉल करेंगे आपके सिस्टम में वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगा और आपके सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा और जो भी अटैकर्स है उसके पास आपकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा और उस इंफॉर्मेशन का उपयोग करके वो आपसे बदला ले सकता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है या आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो दूसरे को बेचकर अर्निंग कर सकता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये थे साइबर सिक्योरिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जहां पर IoT भी आपको मिलेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन, एक कंप्लीट पैकेज होगा चैप्टर का जिसे हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट की 2 क्लासेस होंगी इस सीरीज़ की जो चैप्टर वाइज की होगी, उसके बाद फिर आगे और भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आज की यह क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।